पाठ 17 भारतीय कलाकृतियाँ ललित निबंध। अपने देश की समृद्ध कला और संस्कृति पर हमें गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी अलग पहचान है। जहां एक ओर हमारे देश में अनेक भिन्नताएं हैं, वहीं कला के रंगों की गहराई भी है। ध्यान से देखें तो हमारी संस्कृति एक विशाल कलात्मक वट वृक्ष है। इसकी हर डाली, हर पत्ते में अलग रंग की खुशनुमा महक है। इसकी हर शाखा की जड़ें जमीन में बड़ी गंभीर गहराई के साथ धसी हुई हैं। इस विराट संस्कृति की कलात्मक गहराइयों का परिचय हमारे गर्व को बढ़ाता है। साथ ही नई पीढ़ी का इससे जुड़ना कला को अमरत्व प्रदान करता है। हर मनुष्य के भीतर चित्र बनाने की एक स्वाभाविक इच्छा रहती है। वह अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को साकार करने के लिए शब्दों से भी पहले चित्रों का सहारा लेता रहा है। मानव सभ्यताओं के प्राचीनतम चिन्ह गुफाओं में चित्रित हैं। इसी परंपरा ने आगे चलकर विभिन्न चित्रकला शैलियों को जन्म दिया। आइए भारतीय चित्रकला की कुछ विशिष्ट शैलियों की रोचक जानकारी प्राप्त करें। थंगल कलाकृतियां आध्यात्मिक सोच का साकार सुंदर रूप हैं। इनका सीधा संबंध बौद्ध धर्म से है। भारत में बौद्ध धर्म के साथ इस कला ने तिब्बत में अपनी जगह बनाई। बौद्ध भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से संबंधित विषयों की इस कला का नामकरण थंगल किया। इस शैली के चित्र गहरी भावना का रहस्य लेकर उकेरे जाते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सूत्र का आशावाद और वज्रयान शाखा के तांत्रिक मूल्यों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हैं थंगल कलाकृतियां। इन चित्रों के दर्शन मात्र से सांसारिक कष्ट कट जाते हैं। सामान्यतः इन चित्रों को 5 भागों में बांटा जाता है: भगवान बुद्ध अथवा अन्य धार्मिक चरित्र, देवी देवता, बौद्ध दर्शन, दृष्टिकोण, मंडल, ब्रह्मांड का प्रतीक और उपदेश। थंगल चित्रों को बनाने की शैली बिल्कुल अलग है। इन चित्रों में आध्यात्मिक प्रतीकों को विशेष स्थान दिया जाता है। इन्हें सफेद कपड़ों पर बनाया जाता है। गहरी बारीक चित्रकारी से भरे इन चित्रों में रंगों का विशेष महत्व होता है। श्वेत शांति, सुनहरा नवजीवन, आनंद और निर्वाण का द्योतक होता है। लाल रंग प्रेम और द्वेष दोनों की पराकाष्ठा का, तो काला रंग क्रोध, पीला रंग अनुकंपा और हरा रंग चेतना और बोध का प्रतीक होता है। रंग योजना के कारण ये चित्र भावनाओं की साकार अभिव्यक्ति होते हैं। इन रंगों की खास बात यह है कि ये सभी प्रकृति से प्राप्त खनिज और वनस्पति से तैयार किए जाते हैं। थंगल शैली में बनी कलाकृतियां आस्था, त्याग, समर्पण, प्रेम और गहन धार्मिक विश्वास के साथ ईश्वर की महान शक्ति का रूप मानी जाती हैं। भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर है। ये एक असाधारण कला के लिए जाना जाता है। इस कला शैली से बने भित्त चित्र हमारे देश के मंदिरों और विहारों में सुगमता से देखे जा सकते हैं। भित्त के अतिरिक्त तंजावुर कलाकृतियों की एक लघु चित्र शैली भी प्रचलित है। 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था। मराठा रजवाड़े में कला और संस्कृति को आश्रय और प्रोत्साहन देने की अद्भुत परंपरा थी। उस कला में तंजावुर कला शैली का भरपूर विकास हुआ। तंजावुर कलाकृतियों का मूल फलक कटहल की लकड़ी से बना होता है। मूल फलक पर गोंद से गत्ते को चिपकाकर सूती कपड़ा जमाया जाता है। सूती कपड़े पर चूने के पत्थर का लेप किया जाता है। इस सतह को चिकने पत्थर या सीप से घिसकर समतल बनाया जाता है। पूरा चित्र उकेर लेने के पश्चात जिन स्थानों पर रंगीन पत्थर या रत्नों के रंग को भरना है, उन्हें खाली छोड़ दिया जाता है। बाद में कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के महीन मिश्रण को खाली स्थान में भरकर उसके ऊपर रत्नों और कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है। रत्नों के किनारों पर सोने के वरक को इमली की गोंद से चिपकाया जाता है। जड़ाव का काम पूरा हो जाने पर वनस्पति से तैयार रंगों की सहायता से नरम ब्रश द्वारा कलाकृति को पूरा किया जाता है।
तंजावुर चित्रों के विषय धार्मिक और पौराणिक कथाओं से लिए जाते हैं। इस शैली में नवनीत कृष्ण, मक्खन लिए बाल कृष्ण की छवि और राम राज्याभिषेक के चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। समय के साथ इस शैली में अब कुछ नए विषयों के चित्र भी बनने लगे हैं। रत्नों व सोने की बारीक कारीगरी के कारण ये कलाकृतियां बहुमूल्य होती हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वरली जाति के आदिवासियों का निवास है। इन आदिवासियों द्वारा विकसित लोक कला को वरली लोक कला के नाम से जाना जाता है। वरली लोक कला की प्राचीनता के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह लिपि से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि यह कला 10वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई। वरली क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी का शासन रहा। सभी ने इस कला को सदैव प्रोत्साहन दिया। वरली कलाकृतियां विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती हैं। इन्हें शुभ शगुन माना जाता है। इनके बिना विवाह की परंपरा अधूरी मानी जाती है। इन कलाकृतियों में चित्रकला को त्रिकोण आकृतियों में ढले आदमी और जानवरों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिलाएं घर में मिट्टी की दीवारों पर बनाती हैं। इस कलाकृति में सीधी रेखा कहीं भी नजर नहीं आती। रेखाएं बिंदु से बिंदु को जोड़कर खींची जाती हैं। इन्हीं के सहारे आदमी, प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ढोल नगाड़े, बाजे ताशे, खेत, बच्चे, स्त्री आदि बनाए जाते हैं। सामाजिक गतिविधियों को गोबर मिट्टी से लेपी हुई सतह पर चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाए गए घोल से रंगा जाता है। सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त दिवाली, होली के उत्सवों पर भी घर की बाहरी दीवारों पर चौक बनाए जाते हैं। ये सारे त्योहार खेतों की कटाई के समय ही आते हैं, इसलिए इस समय कला में भी ताजे चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है। रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी छोटी तीलियों से ही किया जाता है। दो चित्रों में अच्छा खासा अंतर होता है। एक एक चित्र अलग अलग घटनाओं को दर्शाता है। वरली कलाकृतियों का सफर घर की गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज की तारीख में कैनवस तक आ पहुंचा है। इस लोक कला का चित्रण अब प्रिंट माध्यम से साड़ियों, चादरों आदि की छपाई और धागे से कढ़ाई के रूप में भी किया जाने लगा है। मधुबनी लोक कला बिहार क्षेत्र की है। मधुबन का अर्थ माधुर्य वन अथवा शहद उद्यान है। राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध इस कला का सीधा संबंध माधुर्य से ही है। ये कला आम केलों के झुरमुट में कच्ची झोपड़ियों से घिरे हरे भरे तालाब वाले इस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। यह आसपास के मिथिला क्षेत्र में भी प्रसारित है। विद्यापति की मैथिली कविताओं की रचना स्थली इस कलात्मक अंचल में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जिले हैं। मधुबनी की कलाकृतियां तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज को गोबर से लीपकर उसके ऊपर वनस्पति रंगों से पौराणिक गाथाओं को चित्रों के रूप में उतारा जाता है। कलाकार अपने चित्रों के लिए रंग स्वयं तैयार करते हैं और बांस की तीलियों में रुई लपेटकर तुलिकाओं को भी स्वयं तैयार करते हैं। इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, सिंदूरी यानी लाल और सुगापंखी यानी हरे रंगों का प्रयोग होता है। काला रंग ज्वार को जलाकर प्राप्त किया जाता है या फिर दिए की कालिख को गोबर के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद की पत्तियों के दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। पलाश या टेसू के फूल से नारंगी, कुनसुम के फूलों से लाल और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है। रंगों को स्थायी और चमकदार बनाने के लिए उन्हें बकरी के दूध में घोला जाता है। मानव और देवी देवताओं के चित्रों के साथ प्राकृतिक विषय आकृतियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ज्यामितीय आकारों को इस कला में विशेष स्थान दिया जाता है। तोते, कछुए, मछलियां, सूर्य, चंद्रमा आदि मधुबनी के प्रिय विषय हैं। भारतीय पौराणिक अवतारों की आधार झलक
इनमें स्पष्ट दिखाई देती है। बांस, फूल, कमल, लताएं और स्वास्तिक धन धान्य की समृद्धि के लिए शुभ मानक चिन्ह चित्रित किए जाते हैं। दीवार और कागज के साथ यह कला मिट्टी के पात्रों, पंखों और विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाले थाल और थालियों पर भी की जाती है। भारतीय समृद्ध कला परंपरा के ये केवल 4 नमूने हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी कला शैलियां विभिन्न अंचलों में प्रचलित हैं। हजारों लाखों लोक कला धर्मियों ने वंशानुक्रमानुसार अपना जीवन कला को समर्पित किया है। इन कलाकारों के त्याग और समर्पण से ही कलाएं जीवंत हैं। मूल्य, लोक कला की पहचान, पारंपरिक जानकारी, देश की थातियों पर गर्व।